नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं अलग अलग शख्सियतों के साथ में, और इस बार हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद में आप नेता प्रतिपक्ष बने, इंतज़ार लंबा था। लोग कह रहे हैं हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। जहाँ तक राजनीति में काम करने का सवाल है तो मैं कभी किसी पद की लालसा में दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन राजनीति में हूँ तो कोई मैं त्यागी पुरुष नहीं हूँ। अगर जिम्मेदारी मिलती है तो स्वीकार करते। अब ये काम हमारी पार्टी का है, नेतृत्व का है। जब उन्होंने हम पे उचित समझा उस समय काम दिया। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और काम करता हूँ। आपके नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले तक बहुत दावेदार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एनपी प्रजापति जी हों, सज्जन सिंह वर्मा हो, विजय लक्ष्मी साधु हों, अलग अलग तरह से नाम आ रहे थे। भाला बच्चन भी एक नाम है। अब क्या सब सद गए हैं सभी? नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं? जहाँ तक सवाल है कौन क्या था, हमसे तो किसी ने जाहिर नहीं किया। हो सकता है नेतृत्व के सामने अपनी बात कहते रहे हों, और मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन क्या कर रहा है। और जीवन में आज तक मैंने कभी किसी के लिए, अपने परिवार के लिए किसी से कुछ मांगने नहीं गए। करीब 32-33वां वर्ष चल रहा है विधायक बने। मैंने कभी भी, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार हो, चाहे कमलनाथ जी की हो या शिवराज सिंह जी की हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैंने कभी कोई मांगा नहीं, और ना हमने किसी के आगे याचना की है। एक आध बार कोई ज़बरदस्ती किसी ने, हमारे परिवार के लोगों ने, मित्रों ने कहा कि किसी व्यक्तिगत काम के लिए, तो एक बार दिग्विजय सिंह से आग्रह किया था और एक बार शिवराज सिंह से, लेकिन दोनों ने वो काम ही नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी ने भी नहीं किया? नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने भी नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्यों ऐसा किया? पता नहीं, हो सकता उनकी अप्रोच जहाँ हमने ऐसा था। दिग्विजय सिंह की तो खुद को नहीं करना था, किसी के द्वारा कराना था। उन्होंने कहा, वो नहीं मानी गई हो उनकी बात। हो सकता है कि नहीं मानी गई, क्योंकि बाहर का काम था। ज़रूरी नहीं कि कोई वो व्यक्ति कहे और मान लिया जाए। वो एक तरह की सिफारिश थी राजा दिग्विजय सिंह जी की, लेकिन इनके शिवराज सिंह जी का खुद ही था, करना था। लेकिन हमने उनसे, किसी एक मंत्री से पूछा, चर्चा की उनके विधान जो वर्तमान में, कि एक काम है, हमारे नज़दीकी हैं, वो लगातार लगे हैं और हमारे परिवार के ही सदस्य लगता है। उसके लिए कहूँ, अगर करें, कहना सिफारिश करें, मान जाए तो कहें, नहीं बेकार, हमने आज तक कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मित्र ने, मंत्री जी ने, कि नहीं, अगर आप ये कहोगे निजी काम है पर तो वो कर देंगे। और तो मैंने कहा, मैंने सार्वजनिक काम की बात की। एक हमने कहा, ये पर्सनल काम है, हमारे परिवार का एक परेशान सदस्य है, उसका कुछ कर सकते हो तो आप, आपके अधिकार में कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा हाँ दे करेंगे, और फिर उन्होंने किया नहीं। राजनीति में बड़ी स्थिति ख़राब हो जाती है उस वक्त में जब कोई नेता किसी बात को कहता है और उसका कहा नहीं माना जाए। तो ऐसे अनुभव राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। कई जनता के भी काम होंगे ऐसे जो आपको कहने पड़े। जहाँ तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सवाल है, तो मैं पूरे 18 वर्ष में उनके कार्यकाल में 4 वर्ष मिला है, और 4 वर्ष में, 4 वक्त में केवल 3 वक्त में सार्वजनिक जनता के किसान, 2 बार किसानों से जुड़े हुए काम, और 1 बार तो अभी मुख्यमंत्री इसी कार्यकाल में अतिक्रमण के लिए जो जगह बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्धि पाई है उन्होंने दोबारा, बच्चियों के मामा के बाद, तो उसके लिए मैंने सास की करोड़ों की ज़मीन, जो कुछ लोगों ने उत्तराखंड से आगे कब्जा कर ली है, और करोड़ों की ज़मीन हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी, अब उसके रास्ता निकल आया। और जब सब प्रमाण हैं, सास की ज़मीन पर कब्जा करके नाम बदलवा लिया, उसको हटाना था। करोड़ों की ज़मीन थी, सार्वजनिक ज़मीन सर, और उससे मंडी बनना थी, कृषि उपज मंडी, वो रुकी पड़ी है। तो पर्सनल हम जाके उनके घर पे भी गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको, शासन की ज़मीन है, लेकिन वो मेरे द्वारा किया गया इसलिए उन्होंने वो भी नहीं किया। नेता बोलने में अच्छा है, लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री का दिल छोटा है, कद बड़ा है
राजनीतिक, लेकिन जो मन है उसका दिल बहुत छोटा है मुख्यमंत्री का। राजनीति में इस प्रकार के बहुत कम मुख्यमंत्री मिले हैं जो जनता के समस्याओं के लिए, निजी काम के लिए। मैं तो कहता हूँ कुछ मामले में उनको दिग्विजय सिंह से सीखना चाहिए। मैं देखता था भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी तमाम लोग आते थे। अगर कोई आया है तो वो कई लोग टोकते थे कांग्रेसी के कार्यकर्ता कि साहब आप बीजेपी वालों को इतना बढ़ावा दे रहे, कार्य कर रहे। तो उनका जवाब रहता था, भाई मुझे ईश्वर ने यहाँ बैठाला है, हमारे लिए कोई परेशान आदमी है तभी तो आया है, और हमारी ड्यूटी है कि मदद करना करें, वो मैं करता हूँ। और ये मैंने दिग्विजय सिंह जी से भी ये शिक्षा प्राप्त की, और मैं भी प्रयास करता हूँ कि अगर कोई हमारे शरीर से किसी का भला हो सकता है तो हमें करना चाहिए। आप दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि उनकी तारीफ़ करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ जनता कर रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं काम भी नहीं हो रहे हैं। ये दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? जनता काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, पूंजीपतियों के, व्यापारियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। आम जनता का काम नहीं हो रहा। गरीबों के प्रति उनकी केवल कोई संवेदना नहीं है। भाषण में है लेकिन कर्म में नहीं है। वक्तव्य में तो गरीबों के लिए सब कर रहा है, सरकार पूरी लगी है सेवा में, लेकिन कहीं ज़मीन में आतर में वो दिखता नहीं है। फिर तारीफ़ कैसे हो रही है? तारीफ उनके लिए जो व्यापारी कर रहे हैं, पूंजीपति कर रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो जिनके पास बिछौना नहीं थे वे आज करोड़ों की गाड़ियों घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। अरे भाई छापे लग रहे हैं आर्थिक अपराध ब्यूरो के, कई लोगों पे लग रहे हैं, विरोधियों पे, सीबीआई के लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं मंत्रियों पे लगे हैं। मैं तो कहाँ से आई। मैं तो कहता हूँ कि मैंने तो एक कमलनाथ जी की सरकार में एक वचन दिया था कि हर विधायक विधानसभा में अपनी संपत्ति घोषित करेगा, और वो हमने चूँकि पूरे सभी देश की विधानसभाओं के नियम मंगवाए। उसमें था कि स्वेच्छा से करें और संकल्प रखें। और जब संकल्प विधानसभा में पारित है, हमने रखा और सर्वसम्मति से पारित भी हो गया, फिर भी आज तक क्यों नहीं किया? अगर हम साफ हैं, हमारी संपत्ति है, तो हमें घोषित करना चाहिए। साल भर पर इतनी थी, फिर इतनी बढ़ गई, तो उसमें क्या दिक्कत थी? संकल्प भी पारित हो गया, उसके बाद भी शिवराज सिंह ने तो दिया है, मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने दिया एक साथ, और किसी 2-3 लोगों के अलावा हमें नहीं लगता किसी ने इसका संकल्प पारित होने के बाद उसको अपनाया हो। यानी ये तो कांग्रेस के भी कई सारे विधायकों ने नहीं दिया। पक्ष विपक्ष सभी की कह रहा हूँ मैं, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा। तो ये कहें कि यह पूरी सामाजिक राजनीतिक गिरावट है, कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, शायद इसलिए संपत्ति घोषित करने में आनाकानी कर। कल मैं जहाँ तक करता हूँ, जो देख रहा हूँ, अब जब जाते हैं कि जनसेवा करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं नाम किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जन सेवा के नाम पर लोग पहले अपनी सेवा करते हैं, जब विधायक बनते हैं तब क्या रहता है भाई, धीरे धीरे सने तरक्की होती है, आदमी बढ़ता है, मेहनत करता है तो आगे आए, लेकिन सीमा से अधिक आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं जनता प्रश्न लगाती है कि ये आदमी का ईमानदार है या नहीं है। ये तो समस्या बड़ी है। लोग भी सवाल करते हैं, जब विधायक पहली बार विधायक बनता है तो वो विधानसभा जब पहुंचता है तो विधानसभा की बस में पहुंचते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बस को छोड़ देते हैं। फिर अपनी गाड़ियां होती हैं, पहले अपनी छोटी गाड़ी, फिर महंगी गाड़ियां, फिर ऐसी गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ी कही जाती हैं। तो भ्रष्टाचार करने का मौका या पैसा कमाने का मौका या अपनी शान और शौकत को का प्रदर्शन करने का मौका उनको बाद धीरे धीरे मिलने लग जाता है। नहीं, सच्चाई अगर मेहनत से, ईमानदारी से कोई काम करे और आगे बढ़े और व्यापार करे, धंधा करे, करना चाहिए, कोई उस पर रोक नहीं है। क्योंकि हर आदमी को राजनीतिक स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है, उसको करना जिसकी जितनी क्षमता करे। लेकिन क्षमता है एक दिन की कमाई हो गई, कभी 1 करोड़ की एक दिन में कहाँ से हो सकता है? तो ये तो सोचना चाहिए ना कहीं। और आज देख लो, ऐसा कौन सा दिन जाता है जिस दिन समाचार पत्रों में आप भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं छपते हो। लगातार मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, कहीं किसी के यहाँ छापा लग रहा है, ये अधिकारी पकड़ रहा है, वो अधिकारी पकड़ रहा है। तो ये छापे केवल अधिकारी कर्मचारी छोटों के लिए है? क्या कारण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो चालान पर प्रतिबंध लगा दिया?
अधिकारियों को ये प्रस्ताव मेरे समक्ष भी, जब मैं सामान्य प्रशासन मंत्री था तब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया था कि भाई पहले परमिशन के बाद ही चालान पेश किए जाए। क्यों काय के लिए लोकायुक्त बनाया? क्यों आर्थिक अपराध ब्यूरो का करोड़ों रुपए खर्च कर रही जनता की कमाई सरकार जब बना है तो उसको पालन होना चाहिए। क्या ज़रूरत है उसमें कि जब वहाँ जाके मुख्यमंत्री जी से परमिशन ली जाए, विभाग से परमिशन ली जाए। और अब संशोधन कर दे कि सीएम ने कह दिया है IPS IAS अधिकारियों के तमाम मामले सिद्ध हो चुके हैं, चालान पेश होना है, प्रमाणित हो गए। मुख्यमंत्री जी ने धारा 17 में संशोधन करके उस पर रोक लगा दी, चालान प्रस्तुत नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप ऐसा कौन सा दबाव है, कारण है। आप बिल्कुल ईमानदार साफ सुथरे हो, हम कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर खतरे की घंटी बजती है कि कहीं ना कहीं कोई चक्कर है, इसलिए आप परमिशन नहीं दे रहे। इसमें तो प्रक्रिया को और सरल किया है, जिसमें कि विभागीय जांच या अधिकारियों के खिलाफ जांच जो है वो विभागों में सिमटी ना रह जाए। इजाज़त उनको, उन पर कार्रवाई की इजाज़त मुख्यमंत्री खुद देंगे। तो ये तो प्रक्रिया को और स्मूथ करना और बेहतर बनाना है। स्मूथ है ये तो पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, ये तो केंद्रीकरण कर लिया है। अभी तक क्यों नहीं मिली? जब से उन्होंने अपने पास बुलाई तब से 2 महीने हो गए, किसको परमिशन दी? ये प्रदेश की जनता को बताएं कि मैंने इनको जेल भेजा है। छोटे कर्मचारी को जेल भेजना और उनको उनके यहाँ छापे लगवाना ये अलग बात है, लेकिन मुझे अधिकारी राजनेता उनके यहाँ हमें कहीं भी छापे दिख नहीं रहे। और ये सबको दिख रहा है, जनता देखती है कि भाई इन रुपये कहाँ से हो गया। तमाम लोग जो काम साफ सुथरा ईमानदारी से रहना चाहते हैं उन पर भी आरोप लगते हैं, लेकिन जनता के सामने जो राजनीति में है, राजनीति में हम लोग सेवा के लिए आए हैं। राजनीति कोई व्यवसाय का धंधा नहीं है, राजनीति हम सेवा के लिए आए हैं। समाज को जो देने आए, समाज से लेने के लिए उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहा भाई अब नहीं कुछ करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे होगा? तो उसके लिए व्यवस्था हमें करना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को खुद समय निकाल के व्यापार करें, धंधे करें, अलग काम करें, उसमें आप कमाएं, तरक्की करें। लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार जो करते, राजनीति में आते हैं सेवा के लिए और सेवा के नाम पर अपना व्यवसाय धंधा पर पाते हैं, वो उचित नहीं है। आप 3 दशकों से विधायक हैं, इससे पहले से भी आप राजनीति करते आए हैं और अब के दौर की राजनीति बदल रही है, मुद्दे बदल रहे हैं। अब सेवा से ज़्यादा मुद्दे प्रभावी हो गए हैं, भावनाएं ज़्यादा प्रभावी हैं राजनीतिक दलों के लिए। बीजेपी जो है वो हिंदुइज़्म पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में प्रयोग सफल रहा, वही का वही अब मध्य प्रदेश में भी उन्हीं तरह के मुद्दे देखने में आ रहे हैं, जिस चुनाव करीब आते आते तेज़ हो रहे हैं। तो ऐसे दौर में आपको नहीं लगता है कि अब आपको चुनौतियां कुछ और बढ़ गई हैं? आप सेवा भाव को तवज्जो दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनता में भावनाएं आ गई हैं, धर्म को लेकर भावनाएं आ रही हैं। ये बात सच्चाई है कि राजनीति में धर्म नहीं डालना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी को या शिवराज सिंह की, न तो कोई इनका सिद्धांत है न कोई नीति है जे, और न कोई जनता के काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में शिवराज सिंह 18 वर्ष सवाल करते हैं, दिग्विजय सिंह के टाइम पे बिजली नहीं थी, उन्होंने क्या किया? तब 3000 मेगा 4 थी, हमने 8000 मेगावाट कर ली। अरे तो पहले आपकी उम्र 30 साल की थी, अब आप 55 साल के हो रहे, तो उम्र कैसे बढ़ रही? भाई सरे तरक्की होती है तो ये करना चाहिए। लेकिन इनका सवाल इस बात का है, अब कोई काम है नहीं, क्या मुद्दा लेके जाना जनता में? और जब 2 सीट लोकसभा में थी, राम मंदिर के नाम पर तोड़ के धर्म के पूरे, क्योंकि ये पूरा देश सनातन धर्म वाले में अधिकांश 80% लोग इस मुल्क में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू अपने को हिंदू कहते हैं। उनकी भावना, उनके प्रति देश भावना पड़ा है अल्पसंख्यकों के प्रति, और उनको भड़का के केवल धार्मिक अनुवाद करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। उसमें सफल हो गए ये लोग। कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दल के लोग जो समाजवादी हैं, साम्यवादी लोग हैं, जिनकी विचारधारा सबको, सर्वधर्म को आदर करने वाली है। हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति है कि सबका, हर सर्वधर्मों का आदर करें, सबको बराबर सम्मान दें,
और पूरी स्वतंत्रता है, संविधान में भी है। फिर इस तरह का संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री के देखने में ये सब काम हो रहे हैं, ये निंदनीय है। ये तो भाजपा का ही कहना है। भाजपा का एक तबका ये भी कहता है कि जब धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, भले ही बात ये की जाती है कि सबको बराबर का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों को ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे में बहुसंख्यक हिंदू कमज़ोर साबित हो जाता है, उसको फ़ायदा जो सरकार से मिलना चाहिए नहीं मिलता है। और इसी वजह से हिंदुइज़्म को मामले को उठाकर उनको पूरे अधिकार देना, उनको ताकत देना, उनको भी तवज्जो देना अल्पसंख्यकों के बराबर, ये तर्क दिए जाते हैं भाजपा के। ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। उनको बचपन से यही ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे कि झूठ बोलो, अफवाहें फैलाओ, और सही मायने में तो ये षड्यंत्रकारी संगठन है। जब उनको इस तरह की फैलाई जाती है कि ये उनको सिखाया जाता है कि इस तरह के काम करो, लोगों को गुमराह करो, ये उचित है क्या? और इसीलिए ये लगातार कर रहे हैं धर्म के नाम पे। उनका कहीं कुछ है नहीं, जनता में फर्क नहीं, विकास नहीं। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, शिवराज सिंह ने कर दिया। कहाँ दिख रहा है विकास? कहाँ है डेवलप? ये तो, और यही इसके पास इनपर कोई है नहीं जनता इनको देश से मुक्त करा देगी, भाजपा मुक्त हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त तो होना नहीं है। तो अब एक ही एजेंडा बचा है, उसको भड़का के चलो जी। तो ये मुद्दे प्रभावी हैं, तभी तो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है। देश के कई हिस्सों में भाजपा, तो जितना देश में अगर इस तरह की नई भावना फैले, उन्माद नहीं होता, तो भारत का विभाजन कैसे होता? भारत का विभाजन का अगर कोई दोषी है तो जिन्ना के साथ साथ आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता धर्ता भी हैं। उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया भाई? आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाग लिया उन्होंने? कितने लोग जेल में गए? बोले वो अपने सावरकर जी गए थे, लेकिन सावरकर जी की आप भावना है, उनकी लिखी किस्तें, उनके विचार पढ़िए, और वो तो उसमें सहभागी हैं। उन्होंने कहीं कोई विरोध नहीं किया। आप अखंड भारत की बात करते। जब भारत खंडित हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? एक देश के 2-2 टुकड़े हो रहे थे। उस समय आप कहाँ थे? गांधी जी तो उस फील्ड में थे, अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठ गए। एका है भाईचारे को अपने जीवन प्राण देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में कहीं नज़र नहीं आया। कुछ लोग थे जिन्होंने माफ़ी मांग के बाद चले गए। वो पत्र भी, कई पत्र प्रकाशित हो चुके हैं आज़ादी के आंदोलन में, जो आरएसएस संघ से संबंधित लोग थे, हिंदू विचारधारा वाले लोग थे, जात के आधार धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले थे। वो माफ़ीनामा लिख के जेल से बाहर आ गए थे। मुद्दों को लेकर आप हैं, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में अचानक से ये कहा जाने लगा आपके बाद में, ग्वालियर अंचल की बात कर रहा हूँ, कि अब सिंधिया की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह को वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करना और वो खालीपन जो आ गया है सिंधिया के जाने के बाद में, उसे भरना है। कांग्रेस में ऐसा कहीं खालीपन न था, न है। सिंधिया कोई मुद्दा नहीं थे, न सिंधिया का कोई वैभव था। ये बात सच्चाई है कि कुछ कांग्रेस में जो हिस्सेदारी थी, वो पूरी हिस्सेदारी उन्होंने कब्जा कर लिया था, राजनीतिक हिस्से, और इसलिए उनका हर बिना उनके पत्ता नहीं हिलता था 8 जिलों में, इसलिए उनका वैभव था। अगर इतने ताकतवर थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका जो प्रतिनिधि था, उस प्रतिनिधि 1.25 लाख से क्यों हार गए? 2008 या 13 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा के। सिंधिया जी लोकसभा सदस्य बन गए, जीत गए। उनके विधानसभा की 8 की 8 सीटें केपी सिंह को छोड़ के सब क्यों हारी? तो आखिर अगर आपका जनाधार था, दबदबा था, तो क्यों हार गए? नारे लगते हैं, हर दिल पर नाम लिख दिया, ज्योतिर्दित्य सिंधिया, उनके अनुयायी लोग, उनके समर्थक, चापलूस करने वाले लोग। अरे हर दिल पर नाम लिख दिया तो फिर चुनाव क्यों हारते हैं? बराबर लगातार चुनाव हार रहे। सिंधिया जी के रहते हुए 50 वर्ष से नगर निगम भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही थी? दिल पर नाम लिखा है, जनता की हर दिल पर नाम लिख गया तो फिर वोट कहाँ चले जाते हैं? जनता मतलब कांग्रेस हारती क्यों रही?
और हमें उम्मीद है कि सिंधिया के जाने के बाद जो कर्मठ लोग थे, काम करने वाले थे, ईमानदार थे, जो संघर्ष वाले लोग हैं, अपने सिद्धांत और नीति पर कांग्रेस के चलने वाले लोग हैं, उनको उनकी विजय होगी। और सिंधिया जी की जो प्रभाव, जो अफवाह फैलाए जा रहे थे, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा कि सिंधिया के बिना कुछ नहीं। बहुत कुछ तो अभी ये निकाय इलेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम ये पहले देखा करते थे कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर काफ़ी मारामारी मस्ती थी। मारामारी अब उतनी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जितनी भी है वो कांग्रेस को चिंता में तो डालती होगी। सवाल इस बात कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में अब सर्वसम्मत से निर्णय हुआ है और सब एक हैं। एकमात्र नेता है मध्य प्रदेश में हमारे कमलनाथ जी और देश में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। अब कहीं कोई विवाद नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस एकजुट है और उनके निर्णय अनुसार, उनके आदेश अनुसार हर कार्यकर्ता, नेता हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि एक आसानी से सब लोग बैठे और सभी टिकट महापौर के तय हो गए। और जहाँ तक सवाल है पार्षदों के उनका, तो उसके लिए कमेटी बना दी, क्षेत्रीय कमेटी, वहाँ विकेंद्रीकरण कर दिया सत्ता। वहाँ जाके वो लोग खुद तय करें कि कौन लड़ने वाला है, कौन जीतने वाला है। ये कोई कमलनाथ जी है यहाँ भोपाल की स्थिति से तय होने वाला नहीं है। वो स्वयं जो तय करेंगे उसी को कमलनाथ जी अपने मोहर लगा देंगे। टिकटों को लेकर, पार्षदों के टिकटों को लेकर जो मारामारी हो रही है, रायशुमारी में जिस तरह से फसाद निकल कर सामने आ रहे हैं, तो क्या ये चिंता में नहीं डालते हैं आपको इतने ज़्यादा कि एक दूसरे मरने मारने पर उतारू में जूतम पैजार हो रही है? बार कांग्रेस की आंधी चल रही पूरे प्रदेश में, तो लोगों का आकर्षण कांग्रेस, ये इतने सारे विवाद आंधी का असर है। आंधी जीतने सोचते कि हम कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा तो पार्षद बन जाएंगे, तो लोगों की भीड़ बढ़ गई है। तो अब उस भीड़ में हर आदमी जो काम कर, उसकी प्रजातंत्र है, हर आदमी चाहता है कि हमें टिकट मिले, राजनीति में हम कुछ पाएँ, हमारा नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पूर्णतः स्वतंत्रता है। अब उसमें तय किया जाएगा कौन योग्य है, कौन किसने पार्टी के लिए क्या योगदान किया है, उसकी जीतने की क्षमता है कि नहीं। ये हमारे हर ज़िले में कमेटी प्रभारी बनाए हैं और क्षेत्रीय जो कमेटी लोगों, स्थानीय लोगों से चर्चा करके वो निर्णय करेंगे। अब उसमें अब 10 टिकट मांगने वाले हैं, एक के पक्ष में निर्णय होता है तो उनको थोड़ी नाराज़गी तो रहती है थोड़े समय तक रहने के बाद। लेकिन जो अब कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में वो लोग रह गए हैं जो उनके कांग्रेस की नीतियों में, सिद्धांत में ईमानदारी से काम करने की इनकी साख है, वो लोग बचे हैं। बाकी के जो अवसरवादी लोग थे, बिकाऊ लोग थे, या सिंधिया के खानदान के नौकर लोग थे, वे पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पार्टी के साथ धोखा करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जिस जनता ने खून पसीना करके उनको बैठाला था कुर्सी पे, उनकी पीठ में छुरा मार के आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो आप ये नहीं मानते कि एक जो कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, सिंधिया के समर्थक, ये अब नहीं होने से ताकत खत्म नहीं हुई है? एक परिणाम आ जाएगा। जहाँ तक सवाल इस बात का है, अभी भी आप देखिए ग्वालियर डिवीज़न में उपचुनाव हुए, कुछ ऐसा हुआ टिकटों में ठीक से फैसला नहीं हो पाया, अन्यथा सबसे ज़्यादा हमारे ग्वालियर चंबा संभाग में लोग जीते। मुरैना में ये 1 सीट हारी, बाकी दो जीते 3 में से। भिंड में एक सीट हो गई, टिकट में कुछ गड़बड़ी हो गई, नहीं तो दोनों की जीत थे। ग्वालियर में आपको 2 सीटें जीते। आखिर सिंधिया का दबदबा होता है, उनका वर्चस्व होता, तो सबसे मालवा अंचल में तो हमें सीटें कम मिली, ग्वालियर में क्यों ज़्यादा मिली, ग्वालियर चंबल में। तो ये इससे सिद्ध हो गया कि सिंधिया का कोई दबदबा वर्चस्व नहीं है। ये फैला हुआ मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा और उनके चापलूसों के द्वारा वैभव मंडप करने का काम होता है। और हमने देखा है देश में एकमात्र ऐसा नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर वो चुरहट में जाके सभा लेने जाते हैं तो ग्वालियर से कम 100-200 लोग पहले, एक दिन पहले पहुंच जाते हैं और आगे मंच पे सभा के बैठ जाते हैं और जहाँ जहाँ बैठे जब फर्जी प्रचार करने का काम करते हैं और नारे लगाते हैं, महाराज जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद, हर दिल पर नाम लिख दिया,
इसे प्रायोजित करके खर्चा व्यवस्था करके वहाँ भेज जाते, जैसा कि मोदी विदेश में जा रहे हैं। पहले से अपने आप भेज देंगे प्रचारक संजय को, वहाँ जाके सभा करेंगे, मोदी मोदी मोदी। ये सब नकली लोग हैं और जो फर्जी काम इस तरह का प्रचार करके धन के बल पर ये कराने का काम करती है। आपने टिकटों की बात कही, टिकट अगर ठीक हो गए होते तो ग्वालियर चंबल उपचुनाव में ज़्यादा बेहतर नतीजे आते। टिकटों में गड़बड़ी की संभावनाएं आगामी विधानसभा में अगर हो गई तब भी फर्क पड़ जाएगा? नहीं, अब पहले तत्काल था, ज़्यादा तत्काल जो लोग तो छोड़ रहे थे तो कई लोग व्यवस्था नहीं हो पाई। अब कमलनाथ जी ने हर जगह 2-2, 3-3 सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में 3-4 सर्वों के बाद जो सम्मान निकलता है उसको कर रहे हैं। तो वहाँ किसी पक्षपात, किसी की सिफारिश के नाम पर नहीं हुई, कोई सिफारिश के नाम पर टिकट मिल गए थे। अब वो बात नहीं है। ऐसे ही महापौरों के चुनाव में भी अभी हुआ है चयन में, पूरी तरह से निष्पक्ष, बिना किसी के दबाव के कमलनाथ जी ने निर्णय लिए हैं और इससे ज़्यादा अच्छे निर्णय कांग्रेस के लिए महापौरों को हो नहीं सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हमारे साथ में मौजूद थे, कांग्रेस की परिस्थितियों के बारे में आकलन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अब एकजुट है और पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव में मैदान में होगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।